नमस्कार। वेब रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं माधो सिंह। छत्तीसगढ़ का दक्षिण बस्तर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में परसों एक नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए और एक जवान लापता बताया जा रहा है। आखिर छत्तीसगढ़ जो धन धान्य से भरपूर है, लौह अयस्क से भरपूर है, प्राकृतिक खनिज संपदा से भरपूर है, बार बार क्यों रक्त रंजित हो जाता है? हर बार यहाँ से जवानों की लाशें उनके घर क्यों जाती हैं? सरकार, सियासत और सिस्टम पर हर बार सवाल क्यों उठता है? आखिर कब तक बस्तर की ये जमीन लाल होती रहेगी और ये नक्सल आतंक यूं ही हमारे जवानों की बलि लेता रहेगा? ये नक्सलवाद आखिर है क्या और क्यों छत्तीसगढ़ से ये समाप्त नहीं हो रहा है? इन सब चीजों पर आज बात करने के लिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ में 1.5 दशक से नक्सल एरिया में, खासकर बस्तर और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक झा मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का नासूर कहलाने वाला नक्सलवाद राज्य बनने के 20 साल के बाद भी अभी तक जिंदा क्यों है? क्यों ये खत्म नहीं हो रहा है? 3 सरकारें भाजपा की आईं, एक चौथी सरकार कांग्रेस की है, एक शासनकाल जोगी का देखा गया। लेकिन नक्सलवाद वहीं का वहीं रहा। जवानों की अर्थियां हर बार निकलती रहीं। हर बार हर सरकार ने यही कहा कि इस बार हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज भी अमित शाह यहाँ आए, भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी यही कहा कि हम हमले तेज करेंगे। लेकिन क्या नक्सलवाद वाकई में खत्म हो रहा है या जहां समस्या थी जस की तस बनी हुई? उस समस्या की आखिर वजह क्या है और क्यों ये सिर्फ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के एक गिने चुने बेल्ट के बीच में ही है? जानने की कोशिश करते हैं अभिषेक झा से। अभिषेक जी, आपका स्वागत है वेब धन्यवाद। रिपोर्टर में। छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में आज से, जब ये राज्य नहीं बना था, उससे पहले एक नक्सल प्रभावित और गरीब प्रदेश के रूप में होती थी। लेकिन हमने देखा कि पिछले 18-19 साल में जैसे-जैसे विकास हुआ, अब सरकारें आईं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुए। इस प्रदेश की पहचान शिक्षा, रोजगार, खनिज संपदा के लेवल पे भी हुई। अंतर्राष्ट्रीय मैच भी यहाँ हुए। पर्यटन के कई यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट विकसित हुए। लेकिन जब-जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो नेशनल मीडिया सिर्फ और सिर्फ नक्सली हमले की खबरें चलाता है। ये नक्सलवाद, इस छत्तीसगढ़ का जो नासूर है, ये कब खत्म होगा और इसके पीछे वजह क्या है कि कौन-सी इच्छा शक्ति है जो इसको कमज़ोर कर रही है, जो इसको खत्म नहीं होने देती? आप यहाँ 1.5 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। आपका अनुभव क्या रहा है उस नक्सलवाद को लेके? देखिए माधव जी, सबसे पहले तो नक्सलवाद जिसकी बात लगातार इस स्टेट के बारे में की जाती है, नेशनल मीडिया में लगातार ये जब भी कोई घटना होगी आप देखते होंगे, सुर्खियों में छत्तीसगढ़ अगर कभी आपको दिखता हो नेशनल मीडिया में, तो वही मौका होगा जब कोई बड़ी नक्सली वारदात हुई। इस घटना में 22 जवान शहीद हुए। देश की सबसे बड़ी घटनाओं का भी जब आप ज़िक्र करेंगे कभी सीआरपीएफ पर हमले का, तो आप जानकर हैरत में होंगे कि वो छत्तीसगढ़ ही 76 जवानों की शहादत भी इसने देखी है। किसी पार्टी पर, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नक्सल हमले जैसी घटना जिसमें एक पूरी पार्टी का पूरा ऊपर का बैकबोन, कहिए फ्रंट लाइन साफ हो जाए, वैसा झीरम घाटी भी हमने देखा। ये बड़ा ही, लेकिन आपने एक चीज़ कही, मैं उसको थोड़ा-सा वो करूँगा कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा ज़रूर रहा, लेकिन संपदाओं से परिपूर्ण स्टेट है। जब आप सन 2000 के में जाकर देखते हैं, जब 3 राज्यों का गठन होता है, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो आप पाएँगे कि वहाँ पर सरकारें अस्थिर रही हैं। मगर छत्तीसगढ़ में जनमानस का जो वोट बैंक का एक स्ट्रक्चर है, वहाँ यहाँ आप पाएँगे कि यहाँ पर सरकारें स्थिर सरकारें रहीं, मेजॉरिटी वाली सरकारें रही हैं। गठबंधन की सरकारों का यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं रहा। इन सब के बीच जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं, तो बड़ा लाज़मी सा चीज़ है जब आप जाकर के देखेंगे जिन इलाकों में यहाँ पर नक्सलवाद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कई राज्यों की सीमाओं से टच करता है और सबसे बड़ी बात जब रेड कॉरिडोर की बात होती है लगातार इन घटनाओं में, तो आप पाएँगे मध्य प्रदेश का जो हिस्सा इससे जुड़ता है राजनांदगांव से बालाघाट, नक्सल प्रभावित। महाराष्ट्र का जो हिस्सा आपको इससे जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नक्सल प्रभावित। जैसे ही आप वर्तमान तेलंगाना, तत्कालीन आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को देखेंगे, खम्मम, वारंगल, पुराने नक्सल प्रभावित। उड़ीसा का हिस्सा आप जैसे ही जोड़ेंगे, मलकानगिरी, डेंस नक्सल प्रभावित। झारखंड को जब आप जाएँगे, ठीक वैसे ही हालात आप वहाँ भी पाएँगे। इन सब में एक ख़ास चीज़ जो लगातार नेशनल मीडिया या कहिए हमारे साथी फ़ोकस नहीं कर पाते, वो ये कि ये सारे बेल्ट खनिज से परिपूर्ण हैं और पूर्णतः आदिवासी बाहुल्य बेल्ट।
इन इलाकों में डेवलपमेंट तो आया, लेकिन जब हम पुराने समय में इन इलाकों को जाकर के देखते हैं, तो आप पाएँगे सबसे पिछड़े इलाके भी ये रहे, जिनके लिए पैकेजों की भरमार रहे। नहीं, पिछड़े इलाकों के विकास के लिए तो सरकार हर बार योजनाएँ लाती है, बजट आता है कि बस्तर विकास के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण भी बनाया है, सड़कें बनाने की बात चल रही है, स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं। लेकिन नक्सली इन चीज़ों को वहाँ डेवलप नहीं होने देते। नक्सली असल में चाहते क्या हैं? आप उस इलाके में काफ़ी लंबे समय तक बीजापुर इलाके में जहाँ ये वारदात हुई है, जगरगोंडा इलाका जो उनका दक्षिण बस्तर में नक्सलियों कैपिटल एक का प्रकार से। राजधानी कही जाती है बस्तर नक्सलियों की, वहाँ आपने रिपोर्टिंग की है लंबे समय तक। क्या माँग है? क्यों वो इसको रक्त रंजित करते रहते हैं इस ज़मीन को बार-बार? देखिए, यहाँ पहचान का मसला है। आप बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ समझिए इसमें। सरकार जिन इलाकों को नक्सल प्रभावित घोषित करती है, उसके लिए आप पाएँगे कि केंद्र से एक बड़ा बजट उन इलाकों में डेवलपमेंट के लिए, उन इलाकों से नक्सलवाद मुक्त करने के लिए आता है। कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल हो सकता है राजनीतिक दल मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक न रखते हों, लेकिन जो पैसा आता है सेंट्रल से, ख़ास तौर पे नक्सल उन्मूलन के लिए इन ज़िलों के लिए, ये एक बड़ी रकम होती है और जो भी राज्य सरकारें वहाँ सत्ता में रहती हैं, उनकी नज़र इस पैसे पर ज़रूर रहती है। विकास हो या ना हो, लेकिन पैसा जो है, वो सबकी नज़रों के लिए है। दूसरा यही चीज़ आप नक्सलियों के लिए भी पाएँगे, कि नक्सली संगठन भी जो चल रहे हैं, खुद जो इनकी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें हैं, वो लगातार दावा करती हैं कि नक्सलियों की सालाना उगाही जो है, वो तकरीबन 2,500 करोड़ की है। अब सोचिए 2,500 करोड़ का बजट कैसे वसूला जाता होगा? तो जहाँ क्या पर तो क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें नक्सलवाद को खत्म करने में दृढ़ संकल्पित नहीं हैं? बिल्कुल, ये ऐसा मान सकते हैं आप, कि जो दिखाया जाता है, जो कहा जाता है, उस संकल्प का ज़मीनी स्तर पर कह सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिसको जिस तरीके से क्रियान्वित करना चाहिए, उस चीज़ का अभाव नज़र आता है। ख़ासकर मैं आपको छोटी-सी बात बताऊँ, पिछले लोकसभा चुनाव का ज़िक्र आपको ज़रूर करूँगा। एक विधायक थे बीजेपी के एकमात्र विधायक दक्षिण बस्तर में दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी। भीमा मंडावी उस क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे जहाँ की आप घटना अभी सुन रहे हैं, ये बिल्कुल एक ही कोर ज़ोन है, पूरा जगरगुंडा का बेल्ट है। ये तकरीबन 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का एक सराउंडिंग एरिया है जहाँ पर डेंस नक्सल माना जाता है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा इन तीनों जिलों की सीमाएँ एक तरीके से यहाँ पर मैच करती हैं। यहाँ पर जब हम उसके आंतरिक क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान हम देखने के लिए गए क्या हो रहा है, तो जब नक्सली चुनाव के बहिष्कार की अपील कर रहे थे, तो वो दोनों ही पार्टियों का विरोध कर रहे थे। खास बात ये थी कि जिस कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया था, पिछले विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस बम्पर सीटें जीत कर के, तो 70 सीटें हैं कांग्रेस की यहाँ पर, मरवाही जीतने के बाद। एक तरीके से कहिए तो देश में अगर कांग्रेस कहीं पर सबसे ज़्यादा बूस्टअप नज़र आती है कि ताकतवर कांग्रेस कहीं, तो 90 में से 70 आपको छत्तीसगढ़ में नज़र आएगी और वैसा ही केंद्र में हालात में आपको दिखेंगे कि बीजेपी इस वक़्त देश में सबसे शक्तिशाली पार्टी के रूप में केंद्र में सरकार में है। उन हालातों में भी आप पाएँगे कि उनके एकमात्र विधायक लोकसभा चुनाव जहाँ से कांग्रेस जीतने में कामयाब रही बस्तर से, वहाँ पर उनके 12 सीटों में से 1 सीट पर एक विधायक जीतने में कामयाब हुए थे विधानसभा चुनाव में। उनकी गाड़ी बम ब्लास्ट में उड़ गई, परखच्चे उड़ गए, विधायक की मौत हो गई। लेकिन जब उस इलाके की मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, चूँकि उस इलाके में आपको याद होगा जब 2018 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो दूरदर्शन के रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ एक पुलिस की पार्टी जा रही थी, नीलवाया करके एक गाँव था, जहाँ पर पहली बार पोलिंग होना था आज़ादी के बाद, पोलिंग सेंटर मतलब होना था। उस रूट पर भी फायरिंग हुई, दूरदर्शन का एक हमारा साथी शहीद हुआ, पुलिस के जो जवान थे वो 2 शहीद हुए। लेकिन वहाँ के ग्रामीणों की मानसिकता जो मैं समझने में मुझे थोड़ी बहुत कह सकता हूँ कि जितनी समझ आती है आसानी तरीके से, उसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण नज़र आई। जब 2012 में हमने एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण देखा था, उस समय नक्सलियों ने पहली बार हमने देखा था कि टेबल टॉक का माहौल जो था, वो तैयार हुआ था। भले ही वो कलेक्टर की रिहाई के लिए था। बुच कमिटी जिसे हम कहते हैं, जिसमें सरकार की ओर से 2 वार्ताकार थे। नि जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि अलेक्स पॉल मेनन का घटनाक्रम एक राजनीतिक मामला बन गया था। उसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी, किसी जवान का खून नहीं बहा था। लेकिन नहीं, जमानत खून 25 तो मई बहा था, उसमें 2013 उनके गार्ड मारे गए थे। हाँ, लेकिन 25 मई 2013 जो फिर वापस झीरम 25 घाटी। मई 2021 आने वाला है, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता झीरम घाटी हमले में शहीद हुए। उसके बाद ताड़मेटला कांड हुआ, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, तमाम जगह अलग-अलग जगहों पर नक्सली घटनाएँ हुई, हमले हुए जवानों पर और बड़ी संख्या में लोग
उनमें से कम 4 वारदातों में जो हिडमा है, उसका बार-बार नाम आया। कांग्रेस ने कहा कि हम झीरम घटना की जाँच करवाएँगे, ना तो आज तक जाँच हुई। ऊपर से लगातार पिछले 10 दिन में 3 बड़े नक्सली हमले हो गए। देखिए, मैं थोड़ा-सा पहले तो एक स्पष्ट कर दूँ माधव जी कि हिडमा का झीरम घाटी में ज़िक्र बहुत ज़्यादा नहीं। हालाँकि मैं तमाम चैनलों को देख रहा हूँ लगातार हिडमा का ज़िक्र करते हुए कहा जा रहा है कि हिडमा जो था वो झीरम घाटी मास्टरमाइंड। तो हिडमा का ज़िक्र हम झीरम घाटी हमले में उतना नहीं पाते। झीरम घाटी हमले का जब हम ज़िक्र देखते हैं, क्योंकि झीरम घाटी हमला एक बड़ा हमला है, उस पर लगातार बात हो रही है, 25 मई आने ही वाला है और कांग्रेस सवालों में रहेगी। 2021 हो रहा है, 2023 के चुनाव आएँगे, खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर सवाल होंगे कि जिस घोषणा पत्र के दावे को लेकर के वो सरकार में आई थी, आते साथ जिस एसआईटी का उसने ज़िक्र किया, बनाया उसे, उसके बाद में वो लगातार कह रही है कि एनआईए फाइल नहीं दे रही है। राज्य और केंद्र के बीच ठनी हुई है। लेकिन ये सवाल तो आज भी उन परिवारों के बीच कसक है ना, कि वाक़ई जिन्होंने अपने परिवार को खोया, चाहे वो नंद कुमार पटेल का परिवार हो, चाहे वो उदय मुदलियार का परिवार हो, चाहे वो इस वक़्त धरसींवा से विधायक हैं, योगेंद्र शर्मा जी की वाइफ़, उनका परिवार हो, तमाम वो परिवार आज भी उस सवाल का जवाब ढूँढ रहे हैं कि क्या वो पॉलिटिकल था? क्या उसमें किसी तरह की कोई प्लानिंग थी या एक पूर्णतः कह सकते हैं कि नक्सली हमला था? लेकिन जिस तरह का ज़िक्र पुराने समय में आता है, ख़ासतौर पे आपको बताऊँ कि उसमें जब हमला हुआ था झीरम घाटी का, तो उसमें जो मिलिट्री दलम, ख़ासतौर पर नक्सलियों में एक मिलिट्री दलम होता है, जो बेसिकली इन ऑपरेशनों को अंजाम देता है। तो कहा जाता है, जो हमारे इन्फॉर्मेशंस हैं, कि खुद इंटेलिजेंस को इस बात की भनक थी कि तकरीबन 400 से 500 मिलिट्री दलम के नक्सली, अलग-अलग राज्यों के नक्सली छत्तीसगढ़ में इकट्ठा थे। चूँकि अगर हम हिडमा का ज़िक्र करेंगे तो आप पाएँगे कि महेंद्र कर्मा एक जाना-माना नाम था नक्सलियों के लिए, जिसकी लगातार उनको तलाश थी। लेकिन जैसे ही आप झीरम घाटी में पाते हैं, ये सवाल आपको लगातार मीडिया खुद ही बताता दिखेगा कि वो महेंद्र कर्मा को खोज रहे थे। आपको लगता है कि स्थानीय नक्सली महेंद्र कर्मा को खोजेगा? स्थानीय नक्सली महेंद्र कर्मा की पहचान नहीं कर सकता? स्थानीय नक्सली नंद कुमार पटेल को नहीं जानता होगा? तो ये बड़ा ज़िक्र, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि स्थानीय नक्सली थे या बाहरी थे। लेकिन हम वर्तमान विषय पे आते हैं। देखिए, वर्तमान विषय में हम जब आप आएँगे, आप देखेंगे कि लगा ऐसा कि कांग्रेस सरकार आई है तो इस समस्या के निदान के लिए बढ़ेगी, क्योंकि बम्पर वोटिंग, जिन इलाकों में कभी बम्पर वोटिंग नहीं होती थी, वहाँ इस चुनाव बम्पर वोटिंग हुई विधानसभा के चुनाव में। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार आने के बाद नक्सली वारदातें पहले से ज़्यादा बढ़ी हैं? देखिए, वारदातें वैसी ही हैं। आप जब भी छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदातों का पूरा चैप्टर उठा के देखेंगे, तो आप पाएँगे कि ये जो महीना होता है, ख़ास तौर पे फरवरी एंडिंग से शुरू होकर के आपको जून के समय तक का जो महीना होता है, अमूमन सारी वारदातें आपको इसी महीने के इर्द-गिर्द मिलेंगी, लगभग हर साल। चाहे आप ताड़मेटला चले जाइए 2012 से पहले, 2012 में आप एलेक्स पॉलमिनन का अपहरण देख लीजिए, 2013 में आप झीरम घाटी देख लीजिए, उससे पहले आप जब सलवा जुडूम के कैंप्स चल रहे थे, उस समय के आप एर्रा बोर की घटना देख लीजिए, रानी बोदली घटनाक्रम देख लीजिए, जहाँ पर 55 जवान मारे गए थे। तो तमाम जो बड़ी घटनाएँ हम गौर करते हैं, तो पाते हैं कि ये जो फरवरी से जो जून का महीना है, फरवरी हाफ समझ लीजिए, फरवरी एंड समझ लीजिए, उससे लेकर के जो जून का महीना है, इस बीच में आपको तमाम ये वारदातें होती हुई नज़र आएँगी। लेकिन जो मूल सवाल जिस पर हम आकर के ठिठक जाते हैं कि आज भी जब 22 परिवार अपने लाल को खोए हैं, शहीद हो गए हमारे कई जवान, उनके परिवारों पर क्या बीत रहा होगा, तो एक सवाल ज़रूर उनके मन में कसक में आता है कि जिस क्षेत्र में हम किसी बाहर दूसरे देश से तो नहीं लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे ही देश में ऐसा कौन है जो हमें रक्त रंजित कर रहा है? सवाल ये है कि वो हमसे क्यों लड़ रहा है? सवाल ये है कि स्थानीय बनाम बाहरी क्यों हो रहा है? भाई फ़ोर्स भी हमारी, लोग भी हमारे, तो ये आपस में बंदूक का हिसाब क्या है? और आप ये जानकर हैरान हो जाएँगे कि देश में सबसे ज़्यादा लोहा देने वाला हिस्सा है वो। जहाँ ये रक्त रंजित देखते हैं, वहीं से वो लाल पानी निकलता है और वहीं से जब लाल खून निकलने लग जाए, तो समझिए हालात क्या है। तो आपका कहने का अर्थ क्या ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इसको ख़त्म करना ही नहीं चाहती है कि नक्सलवाद ख़त्म हो और जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनसे कहीं न कहीं अवैध तरीके की वसूली, पैसा या दोहन होता है, जहाँ आम आदमी की पहुँच नहीं है, जहाँ मुख्य धारा का मीडिया कभी पहुँचता नहीं है और छोटे-मोटे पत्रकारों की आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाता है। वैसे भी बस्तर पत्रकारों के लिए कब्रगाह कहा जाता है। तो ये सारा कुछ खेल पैसे के पीछे का षड्यंत्र है।
और इसमें भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही शामिल हैं। देखिए, आप सीधे आरोप तो नहीं लगा सकते। सरकारें हैं, अपना काम करती हैं, सरकार के पास अपने तर्क हैं। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी का सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए इनकी मौलिक अवधारणा क्या थी? क्योंकि जब आप पाएँगे कि बस्तर में नक्सलवाद का उदय, जब इसका ज़िक्र करेंगे पुराने लोगों से, तो आप पाएँगे कि वारंगल खम्मम में जो विद्रोह हुआ, ख़ास तौर पे तत्कालीन आंध्र प्रदेश में, वो विरोध जब वहाँ पर दबाया जाने लगा, तो उसने पड़ोस के जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ पर अपनी घुसपैठ तेज की। खुद पुलिस के आला अफ़सरों से जब आप बात करेंगे, तो इस बात का हवाला देंगे कि नक्सलियों के भीतर भी आपस की लड़ाई चल रही है, कैडर की लड़ाई, जिसमें बस्तर के कैडर चाहता है नेतृत्व उनको दिया जाए। वारंगल खम्मम के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो उस कैडर को मुक्त करना नहीं चाहते। भले दंडकारण स्पेशल जोनल कमिटी, मतलब नक्सलियों के बीच की भी बात करूँ, तो लड़ाई तो चहुतरफा है। लड़ाई कहाँ होती है? जहाँ पर विकास ना हो। अगर विकास, देखिए, नक्सली विकास करते तो आपको विकास दिखता। नक्सली विकास नहीं होने देते। सरकार इस बात का लगातार हवाला देती है कि ना सड़क बनने दिया जाता, न स्कूल खुल रहे हैं, न स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको वहाँ पर शासन के छोटे-मोटे जनप्रतिनिधि भी नज़र नहीं आएँगे। पिछली बार जब मैं घूम रहा था, वही बात आपको बता रहा था कि पिछली बार जब मैं घूम रहा था, तो एक बड़ा सवाल वहाँ के ग्रामीण के मुँह से मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य बोध हुआ कि वाक़ई क्या इस चीज़ को मैं रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ? क्या इस पर भी सवाल पूछने की आवश्यकता है या नहीं है? कि उनके लिए आजीविका का जो संसाधन है वो क्या है? उनके लिए आजीविका संसाधन वनोपज। वो उस वनोपज को ला कर के बाहर बेचते हैं। उस वनोपज से कितना मिलता है? आपको पुराना इतिहास पता हो बस्तर का, तो एक बात ज़रूर आपको बता दूँ कि कहा जाता है किसी ज़माने में 1 किलो नमक के बदले लोग 1 किलो चिरौंजी खरीद लिया करते थे। आज आप दुकान में जाएँगे, ₹10 की चिरौंजी खीर के लिए इतनी सी मिलती है। हालात आज भी कुछ वैसे ही हैं। थोड़ी शिक्षा आ गई है, थोड़ा-सा जो शहर से सटे हुए जो हिस्से हैं, जहाँ नक्सलवाद थामा गया है, वहाँ ज़रूर आप देखें कि लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं। लेकिन आज भी जो अंदरूनी बेल्ट है, ख़ासतौर पर एनएमडीसी का जो बेल्ट, अगर जिसकी हम बात करें, ये बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ से वो वनोपज लेकर के बाहर आते हैं। जिस दाम पर भी बेचते हों, ख़ास बात जो वहाँ से पता लगी कि आज भी, चूँकि एलेक्स पॉल मैन के समय एक बड़ा सब्जेक्ट था, जब नक्सलियों ने कहा था कि जेलों में निरुद्ध जो भी आदिवासी हैं, जिन पर ये मामले दर्ज हैं और जो इसमें नहीं हैं, उनको छोड़ा जाए। तो एक बड़ी संख्या में आप पाएँगे कि वहाँ के जो लोग जब निकल कर के आते हैं, तो उनका बहुत सारा पैसा कोर्ट और कचहरी में भी खत्म हो जाता है। ये फ़ायदा कहीं न कहीं नक्सली उठाने में कामयाब हो जाते हैं, कि उनको एक माध्यम देते हैं कि देखिए आपकी बात तो सुनी नहीं जा रही, आपके पास तो सरकार है ही नहीं है। जब है नहीं तो हम हैं। फिर पैसा, विकास, इन दोनों के बीच में आप नक्सलवाद और राज्य सरकारों को उलझता हुआ देख सकते हैं। घटनाएँ होती हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी एक बड़ा जवाब दिया जाएगा, हम एक पुरज़ोर लड़ाई लड़ेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, खत्म कर दिया जाएगा। फिर आपको कुछ महीनों बाद ये सब कुछ ठंडा होता दिखेगा। फिर साल के अंत में फिर अगले साल एक बड़ी घटना आपको दिखाई पड़ेगी। तो कहीं न कहीं नक्सली इन घटनाओं के ज़रिए खुद का वजूद ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, और सरकार जब बीच का थमा समय होता है, जब रुका समय होता है, जब कोई वारदातें नहीं हो रही हैं, छोटी-मोटी वारदातें हो रही हैं, तो सरकार अपनी ओर से एक कदम आगे बढ़कर कहती है कि हाँ, नक्सलवाद पर लगाम लगाएँ। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकारें मानती हैं कि उन हिस्सों में रहने वाले लोग भी स्थानीय हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, या आंध्र प्रदेश में है, वारंगल में है, खम्मम में है, तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, क्या सरकार को इस लेवल पर एक टॉक की ज़रूरत नहीं है? अगर वो एक कलेक्टर के अपहरण पर टॉक कर सकती है, बातचीत कर सकती है, सरकार क्या इस समस्या के मूल निदान पर नहीं जा सकती है? आप आसाम का उदाहरण देख नहीं, लीजिए। तो क्या नक्सली बातचीत की टेबल पे आने को तैयार हैं? आप इस ऐसा पर कोई प्रपोज़ल मेरी नज़र में तो आया नहीं कि बीते कुछ 8-10 सालों के बीच नक्सलियों ने कभी कहा हो कि दे आकर के हम सरकार आए और हम वार्ता करने को तैयार हैं। देखिए, नक्सली ये नहीं चाहते तो सरकार भी नहीं चाहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप किसान का इश्यू पर तो नहीं बोल सकते। जिस तरह किसान का मसला आप देख रहे हैं, क्या आप कहेंगे किसान बाल हट कर रहा है, सरकार राजहट कर रही हाँ, है? तो इसमें बीजेपी बीच-बीच में आपने सुना होगा, खुद अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्बन नक्सल शब्द का ज़िक्र करते हैं। कई बार उन्होंने किया है, दिल्ली से भी किया है, अलग-अलग राज्यों में चुनावी रैलियों के दौरान भी किया है। कांग्रेस का आरोप रहा है कि पीछे 4 जिलों में फैला नक्सलवाद, भाजपा शासन के 15 सालों में 13 जिलों तक फैल गया। अब वही भाजपा इस हमले के बाद से कांग्रेस पर आक्रामक हो रही है। ये राजनीतिक छींटाकशी है, इसको हम पत्रकार बहुत अच्छे से समझते हैं। सत्ता में जब आप रहेंगे, विपक्ष का पुरज़ोर हमला आप पर ही रहेगा। बीजेपी थी तब कांग्रेस हमला करती थी, अब कांग्रेस सरकार में है तो बीजेपी हमला करेगी।
मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक लड़ाई से हट करके, चूंकि बस्तर रक्त रंजित है, लोग मर रहे हैं, चाहे वो खासकर वो जवान जो जो अलग अलग राज्यों से जवानों आते के हैं परिवार हाँ, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए जंगल में रात और दिन ड्यूटी दे रहे हैं, और पता चलता है एक दिन उनके साथ एक घटना हो गई और इसमें वो शहीद हो गए। यही एक बड़ा सवाल है। मैं आपको इस पर थोड़ा सा एक दो पहलू पे और जानना चाहूंगा कि देखिए, बस्तर में आप देखेंगे कैंप दो प्रकार से हैं। बस्तर में कैंपों का जो आप बसाहट देखेंगे, जहां माइनिंग की बड़ी खदानें हैं, आप उसके नजदीक कैंप पाएंगे। जिन इलाकों में थोड़ा डेवलपमेंट करके आगे घुसने की कोशिश है, उन इलाकों में आप कैंप पाएंगे। विरोध अभी भी जिस स्थल पर यह घटनाक्रम हुआ है, जगरगुंडा के पास में जो इलाका है गांव, उस इलाके में नया कैंप लगाया जाना है। कैंप लगाए जाने से पहले नक्सली भी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं कि हमारी धमक, हमारा वर्चस्व इस क्षेत्र में पहले की तरह कायम रह सके। सरकार कैंप ला करके उस क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती है, रोड बनाना। लेकिन सवाल यह कि उन रोडों पर चलने वाले लोग ही अगर धीरे से गायब हो जाएं, क्योंकि ये सवाल जब आप वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं कवासी लखमा, जब पिछली सरकार रमन सिंह की सरकार के समय के उनके विधानसभा के डायलॉग्स को आप निकालेंगे, तो आप पाएंगे को कहेंगे कि सलवा जुडूम के समय से लेकर नक्सली घटनाओं में लाखों आदिवासी बस्तर से पलायन कर गए। कोई छोटा मोटा फिगर नहीं दे रहे थे तब वो। लाखों एक फिगर होता है जो बस्तर को छोड़कर चला जाए। जिस आप बस्तर के ट्राइबल की भूमिका आप इसी तरह समझ सकते हैं कि बस्तर में 12 विधानसभा सीटों में से 11 विधानसभा सीटें शेड्यूल ट्राइब रिजर्व में। अगर वहां से आदिवासी नक्सलवाद के नाम पर पलायन करने लग जाए, गोली की तरफ से दोनों तरफ से मरने वाला आदमी आदिवासी ही हो, चाहे वो नक्सली के रूप में मारा जा रहा हो, चाहे वो एसटीएफ या डीआरजी या बाकी फोर्सेस या बाहर की फोर्सेस के रूप में मर रहा, तो एक बड़ी संख्या है आदिवासियों की जो मर रही है। और चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इसका निदान क्या होगा। फोर्स निश्चित तरफ अपना काम बेहतर तरीके से करती है, लेकिन सवाल तो फोर्स पर भी उठते हैं कई बार। पुराने घटनाक्रमों का हम जिक्र देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस मसले पर आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव नक्सलवाद से, लेकिन जिसका प्रभाव होगा आदमी उसके क्षेत्र में तो ज्यादा आपको नजर आएगा। तो ये वजह होती है कि जब आप इसी घटना में आप देखिए, जहां पर एक घटना हुई है, पूरा का पूरा गांव खाली हो गया था। लोग कहां गए? या डर के भाग गए या उनके साथ थे। दो चीजें होंगी, या तो उनके साथ मिलकर के इस पूरे घटनाक्रम में जब ये मुठभेड़ चल रही थी तो उनका साथ दे रहे होंगे, या उनका साथ नहीं दे रहे होंगे तो भाग गए होंगे। लेकिन इस घटना के बाद उन गांवों पर क्या होगा? तो सवाल सरकार के साथ में, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने में, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने में, कि आप इस समस्या से कैसे निपटते हैं, इस समस्या से निपटने का आपके पास में तरीका क्या है, नुस्खा क्या है। क्योंकि ये बहुत छोटा सा बेल्ट है। अगर आप नक्सलवाद को बहुत डीपली जाकर के बस्तर में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप यहां से निकलिए तो आपको रोड पर नक्सली मिल जाएंगे। यह छवि केंद्र में दिल्ली में जरूर नजर आती है कि आप जाएंगे तो बोलेंगे रायपुर एयरपोर्ट से निकले तो नक्सली मिल जाएंगे। एक बड़ा एरिया है, रायपुर से आप निकलिए। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि जिन्होंने कभी छत्तीसगढ़ को नहीं देखा है, या कभी कोई व्यक्ति इस शहर में या इस प्रदेश में नहीं आया है, उसकी नज़र में छत्तीसगढ़ नक्सलग्रस्त ही कहलाता है। लेकिन जो यहाँ एक बार आया है, उसने यहाँ की आबो हवा, ज़मीन, पानी और पर्यावरण को देखा है, वो कह सकता है कि इस प्रदेश से बेहतर प्रदेश शायद ही देश में कोई दूसरा हो, जहाँ साफ हवा, साफ पानी, हरे भरे जंगल और भरपूर प्राकृतिक संपदा भरी हुई है। लेकिन समस्या सिर्फ एक ही है, नक्सलवाद। 22 जवानों की शहादत के बाद क्या लग रहा है कि ये हिंसा का सिलसिला बस्तर में थम जाएगा? देखिए, सरकार निश्चित तौर पर एग्रेसिव तो मूवमेंट रखेगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सरकार के बयानों को। लेकिन सवाल ये है कि एग्रेसिव मूवमेंट किस तरीके का होगा। मैं आपको जिस चीज का जिक्र कर रहा था कि ये बहुत ही एक कोर्स, एक चेन टाइप का इलाका है ये, जहाँ से एक मूवमेंट है। आपको जगरगुंडा से निकलकर फिर बीजापुर होते हुए ये फिर अबूझमाड़ का बेल्ट, और ये ऐसे बेल्ट है जहाँ पर ऑपरेशंस आसान नहीं है फोर्स के लिए भी, क्योंकि फोर्स उन इलाकों में बहुत ज़्यादा रही नहीं है, उस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है। जब सीआरपीएफ की हम बात करते हैं, आप देखेंगे, गौर करेंगे कि नक्सल घटनाओं में सबसे ज़्यादा अगर कोई फोर्स शिकार बनी वो सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ को इस क्षेत्र में जंगलवार का उतना ज्यादा आइडिया है नहीं। वो जब मूवमेंट करती है, खुद ताड़मिटला की घटना के बाद कई सवाल उठे थे, कितना डिस्टेंस होना चाहिए नहीं, फोर्स को अब movement तो करने का। फोर्स जो समर्पित नक्सली हैं, आत्मसमर्पित,
उनको भी डीआरजी या कोबरा बटालियनों में लेकर के शामिल करके इस तरह के ऑपरेशंस में शामिल कर रही है। खुद प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो नक्सल ऑपरेशन के हेड रह चुके हैं। देखिए, आप सही कह रहे हैं। थोड़ा-सा आप आगे आ जाइए। क्या है कि जो ये जो बेल्ट है जिसमें हम ऑपरेशंस की लगातार बात कर रहे हैं, डीआरजी एक सक्सेस ट्रूप है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली भी हैं, स्थानीय स्तर पे भर्ती हुए लोग, जिन्हें स्थानीय स्तर की बहुत ज़्यादा परख थी, पहुँच सलवा जुलूम के दौरान बहुत से लोग जुड़े थे, बाद में वो अलग-अलग तरीके सुप्रीम कोर्ट की भी कई गाइडलाइंस आई, बाद में भर्ती हुआ एक तरीके से कहिए। आज एक स्पेशल ट्रुप है, जो बहुत बढ़िया काम करता है। सक्सेस ग्रुप है, जो लगातार नक्सल क्षेत्रों में बड़े अटैक्स में सफल नज़र आता है हमको। उनके साथ मूवमेंट तो ज़रूर है, लेकिन बीच में जिस तरीके का हमने देखा था, ख़ासतौर पे आपको बताऊँ 2-3 एसपीज़ के साथ मैं अलग-अलग इलाकों में जब घूम रहा था, तो देखा था कि स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से ये प्रशिक्षण दे रहे थे, स्थानीय बोली भाषा में जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे थे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए थे। अभी भी ज़रूरत वही है कि आप विकास को उनके पास तक ले जाइए, संवाद स्थापित करिए, वहाँ का जो ग्रामीण है, उसको अपने साथ लीजिए। जब तक आप उसको अपने साथ नहीं लेंगे, आप उनको छोड़ देंगे, तो कहीं न कहीं उधर की भी गोली का जो प्रभाव है, उसमें आपको ग्रामीण खिसता और पिसता हुआ दोनों दिखता तो है। समाधान क्या है? समाधान यही है, समाधान ये कि जब तक एक या तो बातचीत का तरीका इख्तियार किया। आप मैं आपको इसीलिए असम का उदाहरण दे रहा था, कि असम में भी आपने पूर्व में देखा होगा, इस तरह का उग्रवाद प्रभावित रहा। अन्य राज्यों में आपने देखा नागालैंड से। तो लेकिन उन जगहों पर भी देखिए कि वो लोग आत्मसमर्पण करके मूल राजनीतिक विचारधारा में अभी असम का मसला ही आप देख लीजिए, खुद कांग्रेस वहां पर इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। तो जो या तो उनको मुख्य धारा में लाया जाए, या तो उनको मुख्य धारा में लाने की व्यापक पहल की जाए, या एक फुल प्रूफ कह सकते हैं कि अभियान जो है, ताबड़तोड़ अभियान, व्यापक अभियान, वो चलाया जाए। छिटपुट अभियानों से लगता नहीं आपको कि बस्तर में नक्सलवाद इतनी जल्दी समाप्त होगा। और जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, उसमें तो निश्चित तौर पर चुनौतियां सरकार के सामने में है, क्योंकि इन घटनाओं के बाद जो उस क्षेत्र के बासिंदे हैं, जरा उन पर सोचिए क्या बीतता होगा। जो परिवार, जवानों के परिवार साथ दुख का मंजर है, आप सोचिए जो निरक्षर व्यक्ति है उस क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी है, वो भी ना कहीं इस बीच में घुन की तरह पिस रहा है ना। तो सवाल सरकार के लिए है कि दोनों तरफ से अपनी जनता और अपने जवान, दोनों को बलि का बकरा ना बनाए। इस मसले पर एक ठोस कदम उठाए, ताकि हर साल, हर कुछ महीने में इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे वो देश का नागरिक हो, हम सबका हृदय चित्कारता है, सवाल पूछता है कि आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी हम क्या अपने देश के अंदर ही लड़ें? और क्या लड़ाई किस लिए हो रही है? ये तमाम सवाल सरकारों का काम है खोजना। जब 15 सालों की बीजेपी की सरकार थी, तब भी खोजा जाना चाहिए था। 3 साल बीतने को कांग्रेस की सरकार है, तो भी खोजा जाना चाहिए। ये वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक झा नक्सलवाद पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, लेकिन जब मैं इनसे बात कर रहा था तो यकीन मानिए कि मेरा दिल अंदर से रो रहा था। 22 जवान, जिनमें से आपका कोई भाई भी हो सकता है, आपका भतीजा भी हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, उन परिवारों में आज मातम पसरा हुआ है। नक्सलियों ने हमले के बाद जवानों के शवों के साथ भी छेड़छाड़ की है, उनके जूते उतार लिए, कपड़े उतार लिए, उनके हथियार लूट लिए। ये घटना राजनेताओं को, खासकर राजनीति से जुड़े हुए लोगों को सोचना चाहिए कि नासूर बन चुके नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ की छाती से हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम का दौरा छोड़ करके आज बस्तर यानी जगदलपुर और जहाँ ये घटना हुई है उस क्षेत्र में गए हैं, घायल जवानों से मिले हैं। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी घायल जवानों से मिले हैं। मुआवजे का ऐलान हो जाएगा, संवेदनाएं व्यक्त हो जाएंगी, लेकिन क्या ये नक्सलवाद कभी समाप्त होगा, या राजनीतिक इच्छा शक्ति इसको समाप्त करने की इच्छा जाहिर करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि आगे बस्तर में कभी खून ना बहे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, और केंद्र और राज्य की सरकार को मिलकर के इस समस्या से हर संभव, हर हाल में छुटकारा पाना चाहिए, चाहे वो बातचीत के रास्ते से हो या फिर गोली और बोली के जरिए हो। अब किसी जवान की शहादत छत्तीसगढ़ की धरती पर नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।